नमस्कार, मेरा नाम दीपक यादव है और मैं यूनिवर्सल आईएएस नई दिल्ली का संस्थापक निदेशक हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगा कि सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय राजनीति संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। आज जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य हम देखते हैं, उस तरह की भारतीय राजनीति 1857 के समय से ही शुरू हो गई थी। भारतीय राजनीति का संगठित अस्तित्व 1857 के विद्रोह के समय और उसके बाद से आना शुरू हो गया था और एक संगठित भारतीय राजनीति का निर्माण 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में होना शुरू हो गया था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने ही भारत में एक अखिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया और भारतीय नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे तले अपने आप को संगठित करके अंग्रेजों से राजनीतिक मुकाबला किया और हमारी इस आंदोलन में जो विजय हुई है वह इस राजनीतिक दांवपेच को जीतने की वजह से हुई है, जिसमें प्रमुख भूमिका महात्मा गांधी की थी और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, मास्टर सूरसेन और भी ना जाने कितने महानायकों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है। इन सब लोगों ने जिस तरह से समाज को संगठित करना शुरू किया और जिस तरह से भारतीय राजनीति को बड़ा ही संगठित रूप दिया, उसके कारण हम अंग्रेजों से आजादी पाने में सफल रहे। सबके रास्ते अलग अलग थे, पर लक्ष्य एक ही था, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। जैसा कि मैंने जिक्र किया है, 1857 के समय में भारत के सभी प्रमुख वर्ग जैसे किसान, कारीगर, जमींदार, सैनिक और सभी धर्मों के आम लोग एकजुट होकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इस 1857 के विद्रोह से ब्रिटिश साम्राज्य को यह निश्चित रूप से पता लग गया था कि अगर भारतीय संगठित रहे तो फिर ब्रिटिश सत्ता के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। उन्होंने वैसे तो पहले से ही फूट डालो और राज करो की नीति अपना रखी थी, मगर 1858 के बाद से ही, जब से कंपनी का प्रशासन हटाया गया और ब्रिटिश साम्राज्य ने सत्ता अपने हाथों में ले ली, इसी समय से इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता और सावधानी से लेना शुरू किया और एक बहुत ही सुनिश्चित नीति अपनाई हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने की। आज सांप्रदायिकता का जो वायरस हम भारत में देखते हैं, उसे ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत सोची समझी नीति के तहत 1858 के बाद से भारतीय राजनीति में डाला था। 19वीं सदी के अंत होते होते ही डब्ल्यू हंटर ने एक किताब लिखी थी, इंडियन मुसलमान्स। उन्होंने मुसलमानों के पिछड़ेपन को इसमें उजागर किया था और उनकी दीनहीन दशा का वर्णन किया था और उसमें साथ में इस बात को जोड़ दिया था कि भाई हिंदू मेजॉरिटी है, इसलिए मुसलमान की हालत इसी वजह से बहुत खराब है। ब्रिटिश साम्राज्य ने सर सैयद अहमद खान जैसे मुस्लिम विचारकों को, जो बहुत वैज्ञानिक सोच रखते थे, उनको भी हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। भारत में सांप्रदायिकता बढ़ाने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय 1890 के बाद से और हुआ, जब से धार्मिक प्रतीकों को राजनीति में इस्तेमाल किया जाने लगा और इन धार्मिक प्रतीकों को ब्रिटिश साम्राज्य ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह से धर्म के नाम पे सारे भारतीयों को आपस में बांटा जा सकता है और इनकी जो धार्मिक भावना है, इसका लाभ उठाकर उनको एक दूसरे से लड़ाते रहो और अपनी सत्ता कायम रहेगी। इसी कड़ी के चलते 1906 में जब मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ, तब ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पार्टी को भी बहुत सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यही पार्टी है जिसके नाम पर वो कांग्रेस का मुकाबला कर सकते हैं। और उसके बाद से अंग्रेजों ने नीति बना ली थी कि भारत में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और अगर कोई भी वर्ग नाराज होता है, उसके हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। इस एक राजनीतिक जुमले के नाम पर अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी बताया और मुस्लिम लीग को मुसलमानों की।
जहां भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई देश हित की बात करती थी, वहीं मुस्लिम लीग को सामने ले आते थे ब्रिटिश साम्राज्य के लोग और वो उस बात को काट देते थे। ब्रिटिश साम्राज्य की यही जो राजनीतिक चाल थी वो अंत तक सफल रही और उसी चाल की वजह से हमें आज़ादी जो मिली है उसमें साथ में बंटवारा भी हमें झेलना पड़ा। अब भारत में जो सांप्रदायिकता का विकास 1890 से जो शुरू हुआ था उसके बाद से और 1947 तक जो अपने चरम तक पहुंच गया था, वो विभाजन के बाद जो हुआ है खूनी खेल, उसमें लाखों लोगों की जान चली गई और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया। भारत का दुखद विभाजन 1947 में हुआ और साथ ही हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। आज़ादी जो है हमारी मांगों का हिस्सा थी। 1857 के समय से जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था उसके 1947 तक आते आते करीबन 3 चरण में यह आंदोलन चला। इसमें पहला चरण 1857 के तुरंत बाद शुरू हुआ, जिसमें कुछ नगरों में राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ, जैसे सिटी बेस्ड संस्थाएं कहते हैं, जैसे पूना सार्वजनिक सभा हो गई, मद्रास महाजन सभा हो गई। उसके बाद कुछ अखिल भारतीय संस्थाएं भी आई, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था बनाई थी और अंत में अखिल भारतीय संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इस समय बनी संस्थाएं जो थी वो इतने ज्यादा उनके संगठन की क्षमता ज्यादा नहीं थी, तो भारतीयों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बात करती थी और मानती थी कि विधायी और कार्यकारी संस्थाओं में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मगर उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, उतने संगठित नहीं थे कि वो अपनी मांग बहुत जोर से रख सकें। इसलिए वो बहुत छोटे स्तर पर एक नम्र तरीका अपना के और लोगों को जागरूक करते हुए इस बात को लोगों को बता रहे थे और ब्रिटिश साम्राज्य को इस तरह से उसके मामले में दखल दे रहे थे। भारतीय राजनीति को 1857 से ट्रेस करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि भारतीय राजनीति के बीज असल में 1857 के बाद में ही छुपे हैं और भारत अगर एक राष्ट्र के रूप में उभरा है तो 1857 के बाद से वो प्रोसेस एक संगठित रूप में सामने आया है। एक किताब है जिसका नाम है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इस किताब को प्रोफेसर बिपिन चंद्रा के साथ में प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, प्रोफेसर सुचेता महाजन और प्रोफेसर के.एन. पनिक्कर ने लिखा है। इस किताब का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह किताब आपको न केवल भारतीय उपनिवेशवाद से परिचित कराती है बल्कि राष्ट्रवादी विचार कैसे भारत में आए और राष्ट्रवाद भारत में कैसे शुरू हुआ इसकी एकदम सही तस्वीर पेश करती है। इस किताब में करीबन 40 अध्याय हैं जिसको आपको जब भी समय मिले और आपकी रुचि बढ़े तो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि प्रोफेसर बिपिन चंद्रा तथा अन्य सारे प्रोफेसरों ने भारतीय उपनिवेशवाद की डिजाइन को, उसकी प्रकृति को और भारतीय उपनिवेशवाद ने भारत का शोषण किस प्रकार से किया था, इस पूरी प्रक्रिया को एकदम साफ साफ रूप से सामने रखते हैं। अगर आप इस किताब को गौर से पढ़ेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो कैनवास है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें आपकी जो सोच समझ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति, उसकी जो समझ है वो बहुत पैनी हो जाएगी और बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो देश के इस इतिहास से, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को आपको समझना होगा, क्योंकि यही हमारी देश की राजनीति का आधार स्तंभ है। प्रोफेसर बिपिन चंद्रा और अन्य प्रोफेसरों द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में यह समझाया गया है कि कैसे 1857 के बाद से देश के विभिन्न वर्ग एक दूसरे के और नजदीक आए और उन्होंने अपने आप को एक साझा उनका दुश्मन उनको दिखा जो कि ब्रिटिश साम्राज्य था। इस कॉमन एनिमी के खिलाफ उन्होंने अपने आप को संगठित किया। भारत के राष्ट्रवाद और पश्चिम में जो राष्ट्रवाद है उसमें यही फर्क है कि पश्चिमी देशों का राष्ट्रवाद उनकी संस्कृति, भाषा और भौगोलिक आकार की वजह से आया था। उनका संगठन उनकी भाषा, संस्कृति और क्षेत्र के आधार पर विकसित हुआ था, जबकि भारतीय राष्ट्रवाद जिसमें विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग एक साथ शामिल हुए थे और इनका राष्ट्रवाद एक साझा दुश्मन को केंद्रित करते हुए विकसित हुआ था।
और ये जो कॉमन एनिमी था ये था ब्रिटिश साम्राज्य। हम ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए एकत्रित हुए थे। हमारा राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संगठित हुआ था। भारतीय राष्ट्रवाद के संगठित कार्रवाई में अंग्रेज अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, तो उनको एक ही रास्ता दिखाई दिया, वो था सांप्रदायिक फूट डालने का और भारतीय राष्ट्रवाद को तितर बितर करने का। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम पहले चरण से 1857 में शुरू हुआ। उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ जो बगावत हुई थी, उसके बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य काबिज हो गया था और फिर उसने राजनीतिक संस्थाएं जो चली आ रही थी उनको और ज्यादा राजनीतिक रूप देना शुरू किया, जिसमें सबसे प्रमुख थी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और उसी का जो एक्सटेंशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारतीयों ने गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ ही प्रांतों के गवर्नरों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रतिनिधित्व पाने के लिए संघर्ष शुरू किया और यहां से ही राजनीतिक लड़ाई शुरू होती है। और ये संघर्ष जो है प्रतिनिधित्व वाला, ये चलता रहा 1976। अभी तक बात थी केवल प्रतिनिधित्व की। इसके बाद में सभी भारतीयों ने कांग्रेस के झंडे तले स्वराज की मांग शुरू की, क्योंकि उनको पता लग गया कि प्रतिनिधित्व नहीं मिलने वाला। स्वराज या सेल्फ रूल भारतीयों द्वारा खुद के शासन चलाने की मांग थी और उनका मानना था कि भारत की प्रभुसत्ता भले ही ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो, मगर भारत के अंदर नियम कानून बनाना और भारतीय प्रशासन को चलाना भारतीयों को ही करना चाहिए और इस नाते ही यह स्वराज या सेल्फ रूल की मांग की गई थी। इस तरह की स्वराज की मांग 1929 तक अनवरत चलती रही और बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से नेहरू रिपोर्ट में भी रखी गई, जो 1928 को जारी हुई थी। और उसके बाद जब भारतीय एकदम हताश हो गए और जान गए कि उनकी स्वराज की मांग नहीं मानी जाएगी, तब उसके बाद उन्होंने 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संपूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया। संपूर्ण स्वतंत्रता यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुसत्ता से पूरी तरह से छुटकारा पाना, यानी किसी भी रूप में अंग्रेजों का भारतीय प्रशासनिक कार्यकलापों में हस्तक्षेप न होना, उनकी प्रभुसत्ता का पूरी तरह से खत्म होना। इस उद्देश्य को कांग्रेस के 1929 के लाहौर सेशन में खुले रूप में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद संपूर्ण स्वतंत्रता या कंप्लीट इंडिपेंडेंस भारतीयों का प्रमुख लक्ष्य बन गई और इसके बाद से आजादी का संघर्ष और तेज हो गया। इसके साथ ही विश्व में राजनीति में जो है कई तरह की ऐसी परिस्थितियां आई जिससे अंग्रेजों को 1947 में भारत को छोड़ना ही पड़ गया। और ये जो भारत की आजादी है वो हमें मिली है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट द्वारा, और भारत ने इसके बाद ही आजादी और बंटवारा एक साथ देखा। इस क्रम में आपको जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें पूरी चीज में एक बात महत्वपूर्ण है, नेगोशिएशन, बातचीत। नेगोशिएशन से ही किसी टकराव या लड़ाई का अंत होता है। हर एक टकराव, हर एक लड़ाई का अंतिम रूप नेगोशिएशन या बातचीत ही होता है। यूनिवर्सल आईएएस में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाते हैं प्रोफेसर किशोरजीत सिंह, उनका मानना है कि वार या युद्ध भी बातचीत का ही प्रोसेस है, जिसमें एक देश पहले दूसरे देश से कुछ काम करवाना चाहता है, पर दूसरा देश जब बात नहीं मानता है तब ये पहला देश उस पर आक्रमण करता है, उसको हराता है और हरा के फिर अंतिम बात जो होती है वो उससे बातचीत करना ही होता है और उसको उसी बात को मनवाना होता है जो बात का दबाव वो देश पहले ही डाल रहा था। यानी पूरा लड़ाई किस लिए हुआ, पूरा जो वार हुआ वो हुआ ही था उसको टेबल पे लाने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए। यानी वार भी जो है वो नेगोशिएशन के लिए किए जाते हैं। टकराव या किसी भी तरह की लड़ाई का अंत वार्ता, नेगोशिएशन या जिसे कहें बातचीत, इससे ही होता है। और ये बात आपको बहुत गहराई से अपने मन में डालनी है, क्योंकि एक सिविल सेवक होने के नाते आपको ऐसे कई तरह के टकराव, ऐसी कई तरह की लड़ाई अपने जिले में, अपने प्रदेश में, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सामना करना पड़ सकता है। नेगोशिएशन के लिए एक दूसरे की बातों को समझना, उनकी भाषा को समझना, एक दूसरे के तौर तरीकों को समझना, ये सब बहुत जरूरी होता है। उसी को अपनाया भी जाता है, उस लैंग्वेज को, उस भाषा को। मैं इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन को 1858 के बाद से ही पता था कि वो बिना भारतीयों के सहयोग के भारत में शासन नहीं कर सकते।
इसलिए उन्होंने भारतीयों के साथ घुलने मिलने की कोशिश की। और हमें यह पता था, जो भारतीय नेता थे, कि अगर हमने किसी तरह से भी बहुत रेडिकल स्टेप उठाए या बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी कार्यवाही की तो हमें अंग्रेजों से बातचीत जारी नहीं रखी तो हमें भी कोई सफलता नहीं मिल सकती। भारतीयों की जो सैन्य क्षमता थी या युद्ध सामग्री थी वो अंग्रेजों के सामने कुछ भी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज गोला बारूद बंदूकों और तोपों में बहुत आगे थे। उसकी ताकत जो थी वो ब्रिटिश हुकूमत की जो ताकत थी, ये जो ताकत थी सैन्य ताकत, इसी के ताकत के दम पर वो पूरी दुनिया के कई हिस्सों पे काबिज हो गए थे। उनसे बातचीत के बिना आजादी पाई नहीं जा सकती थी। इस बात को समझना और उस नजर से देखना आपके इसलिए जरूरी है क्योंकि आप तब गांधी जी के रोल को समझ पाएंगे। नहीं तो आप चाहे आजादी के 70 साल का जश्न मना लीजिए, चाहे उसके 80 साल का जश्न मना लीजिए, पर महात्मा गांधी के रास्ते को उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग ही क्यों चुना था, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने अहिंसा का रास्ता अंग्रेजों से बातचीत कायम रहे इसलिए चुना था, और जिससे कि वो बातचीत करके अपनी मांगे मनवाने में सफल रहे उस लिए चुना था। ऐसा ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया और भारत आके भी उन्होंने वही नेगोशिएशन का रूट अपनाए रखा, जो कि जिसके लिए अहिंसा बहुत जरूरी है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि भारतीय राजनीति का मूल तत्व क्या है और आजादी पाने के लिए जो स्वतंत्रता संघर्ष किया गया उसी से भारतीय राजनीति का मूल निर्मित हुआ है। अगले एपिसोड की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।